Dear students, we are going to discuss our next topic of which is the first topic of the chapter number 7, 7.1 simple harmonic motion और SHM. स्टूडेंट्स हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो है मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ऐसी ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जिसमें उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि उसे हमेशा जो बॉडी को है पुश करती है उसके मीन पॉइंट की तरफ। इसके अलावा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस बॉडी के अंदर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मीन पॉइंट के फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होती है। यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ही को डिस्कस करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कंसीडर करते हैं लेट अस वी हैव अ मास इसे हमने m कहा है जो कि एक स्प्रिंग के साथ जो है अटैच किया गया है। इलास्टिक स्प्रिंग है हमारे पास जिसकी कोई इलास्टिक लिमिट है। ये हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम है, मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है जिसे हमने हॉरिजेंटली जो है प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। स्टूडेंट्स से हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जो है एक मैस m जो है उसे एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच करके जो है हुक के साथ जो है हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस वहाँ पे हमने इसे रखा हुआ है। तो बिफोर अप्लाइंग द फोर्स हमारे पास जो मैस m की पोजीशन जो है हम कह लेते हैं वो O है। अब ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसे हुक के साथ जो है फ्रिक्शनलेस हुक का सपोर्ट जो है उसके साथ इसमें अटैच किया हुआ है स्प्रिंग को, इलास्टिक स्प्रिंग के इसके साथ हमने मैस अटैच किया है m और ये इस वक्त जो है पोजीशन O के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम करते हैं क्या, इस पे हम लगाते हैं फोर्स लगा के हम इस मैस को थोड़ा सा पुल करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट जो है इसकी जो इलास्टिसिटी जो है स्प्रिंग की वो इसकी जो अप्लाइंग फोर्स को रेजिस्ट करेगी और विद इन इलास्टिक लिमिट जो है रख के इसे हम इस पॉइंट के ऊपर ले आते हैं पॉइंट ए के ऊपर। जो हमने फोर्स लगाई है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ वो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के जितना हम इसको हम क्या करेंगे स्ट्रेच करेंगे इस स्प्रिंग को, इस मैस को जो अटैच है स्प्रिंग के साथ वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम द मीन पॉइंट जो है इसके अंदर पैदा होना है। अब जो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये हमारे पास होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ए, इसे हम नाम देते हैं हुक्स लॉ इक्वेशन। ये हुक्स ने दी थी हुक्स लॉ कि हमारे पास जो है डिस्टेंस और द लेंथ और एलोंगेशन प्रोड्यूस इन इलास्टिक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के होता है। के हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल यूज इन द स्प्रिंग और इलास्टिक और स्टिफनेस ऑफ यू कैन से दैट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पर डिपेंड करती है। एक्स हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट है बाय द एक्शन ऑफ द अप्लाइंग फोर्स। स्टूडेंट जब हम इस मैस को जो है अगर यहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट जो है हमने इसको स्ट्रेच किया और यहाँ पे छोड़ते हैं पॉइंट ए के ऊपर लाके छोड़ते हैं तो ये रश करेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। वो फोर्स जो कि इसको टेंस करेगी, इसको धकेलेगी, इसको पुश करेगी, दोबारा पुल करेगी अपनी तरफ, वो फोर्स हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और वो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। नेगेटिव साइन शो करिए हमारे पास जो है स्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ही इक्वल होगी अप्लाइड फोर्स के, लेकिन उसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब स्टूडेंट जैसे ही मैस ने अपने ओ पे पहुंचना है बट ड्यू टू इनर्शिया और ड्यू टू द इलास्टिसिटी जो है ड्यू टू इनर्शिया मेजर पॉइंट इज इनर्शिया, इसने क्या करना है अपने मैस की वजह से जो है इसने अवे द मीन पॉइंट चले जाना है टू द अदर साइड और यहाँ पे हम कह लेते हैं कि ये ए डैश पे आ जाता है। अगर अब हम यहाँ पे देखें हमारे पास जितना डिस्प्लेसमेंट जो है ये होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब दोबारा फिर ड्यू टू द
रिस्टोरिंग फोर्स जो कि रिस्टोर हुई है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, उसने इसको फिर पुश करना है मास को और उसने दोबारा फिर रश करना है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसने फिर अवे ड्यू टू इनर्शिया इसने ए पे आना। तो इस तरह जो है इसने टू एंड फ्रो जो है अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना है। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसने अपने मीन पॉइंट की तरफ आना है, ड्यू टू इनर्शिया इसने वे चले जाना है, फिर ये जो प्रोसेस जो है ये रिपीट होता जाना है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यूज आ जाती है, हम लिखें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो एफ आर विच इज रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल आएगी हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बाद इन ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस के एक्स। स्टूडेंट्स अब क्योंकि बॉडी जो है जब इसमें फोर्स लगती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, हमारे पास जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो इक्वल होता है एफ इक्वल एम ए के विच इज सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से अगर हम इसे री आर कह देते हैं तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कह देते हैं। यहाँ पे इसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, रीअरेंज करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, बल्कि हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर बी और सी को। इसको सी कह लें, कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड सी वी कैन हैव एम ए इक्वल माइनस के एक्स। यहाँ पर हमने ए निकालना है तो ए आ जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। स्टूडेंट्स नाउ वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है माइनस के ओवर एम, बल्कि माइनस ना ही लिखें इसके साथ के ओवर एम, ये हमारे पास कांस्टेंट है। के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम हमारे पास मैस है, मैस ऑफ द बॉडी अटैच टू स्प्रिंग, वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। सो इन दिस वे वी कैन राइट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। स्टूडेंट इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो होता है, जो कि सिंपल हार्मोनिक बॉडी के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट के, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पॉइंट होती है। सो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डिस्प्लेसमेंट जो कि मीन पॉइंट से लिया जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसके मीन पॉइंट की तरफ होगी। और ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन भी इसे कहते हैं, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से दोबारा फिर जो है ये वापस आएगा। सो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो है इसका सब टॉपिक जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। Dear learners, we are going to discuss our sub topic of the topic simple harmonic motion, which is instantaneous displacement and amplitude। आप लोगों ने अभी स्प्रिंग मैस सिस्टम के बारे में पढ़ा। मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, उसी से रिजेंबल रखता हुआ हमने एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है, जिसे अब हमने वर्टिकली जो अटैच किया हुआ है, और इसके नीचे एक पेपर शीट रखी हुई है, और यहाँ पर जो है हमने एक पॉइंटर लगाया हुआ है। अब जैसे जैसे जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको नीचे डाउनवर्ड जो है पुल करते हैं और इसे छोड़ते हैं, तो ये मैस स्प्रिंग क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। हमने नीचे इसके रखा हुआ है पेपर, और पेपर को हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, जो इसे मूव कर रहे हैं, पेपर को जो है अनस्क्रॉल करते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पेपर पॉइंट के ऊपर जो है ये पिन जो है, इसके ऊपर मार्कर लगा हुआ, पेन लगा हुआ है इसके ऊपर, वो इसके ऊपर एक वेव फॉर्म जो है कंस्ट्रक्ट कर देता है। इसके ऊपर जो है वाइब्रेशंस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पे ऊपर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। हमने ये देखना है कि इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो स्टूडेंट ये लाइन जो है, ये डॉट लाइन जो ब्लैक है, इसे हम इसका मीन पॉइंट ले लेते हैं। ये इसका मीन पॉइंट है स्प्रिंग सिस्टम का। जब ये रेस्ट में था, इसको नीचे स्ट्रेच किया, तो इसको छोड़ा, तो ये जो है अप एंड डाउन यानी टू एंड फ्रो जो है मोशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमने नीचे इसके एक पेपर रखा हुआ है और इसके साथ एक पिन पॉइंटर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये इसका जो वाइब्रेटरी पाथवे है, जो इसका कह लें कि इसकी जो मोशन जो है वो इसको डिस्क्राइब करेगा इसके ऊपर। अब हम देखते हैं इसकी मोशन को। तो ये पिन पॉइंट जो है रेड मार्कर इसके साथ अटैच है, तो ये पेपर को जैसे अनस्क्रॉल करते जा रहे हैं, मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जो राइट टू लेफ्ट इसे मूव कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है ये एक हमें पैटर्न मिल जाता है, एक साइनोसॉइडल जो है वेव फॉर्म में पैटर्न मिलता है। इस पैटर्न को अगर हम स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स एच हैं,
F है, B है, D है, B है और A, C और G है। ये हमारे पास जो है हमने इनको किस तरह नॉमिनेट किया है, हमारे पास जो पॉइंट G है वो अलोंग द मीन पॉइंट है, यानी मीन पॉइंट के ऊपर है। पॉइंट E, पॉइंट C एंड पॉइंट A, ये सारे चार के चार पॉइंट जो है ये ऑन द मीन पॉइंट है। जबकि अगर हम देखें पॉइंट H, D, F और B, ये हमारे पास जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे पास, या एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है हमारे, जो कि इस वाइब्रेटरी मोशन के है। तो हमारे पास ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करें स्मॉल h, कैपिटल H, स्मॉल h, इसी तरह अगर हम इसको ले लें स्मॉल f कह लें इसे, कैपिटल F एंड स्मॉल f, इसी तरह कैपिटल D इंटू स्मॉल d, B इंटू स्मॉल b। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पॉइंट। इसी तरह अगर हम पॉइंट्स को देखें, हमारे पास पॉइंट G, E, C और A, ये पॉइंट्स जो है हमारे पास, ये पॉइंट जो लाई कर रहे हैं ऑन द मीन पॉइंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स हैं। तो ये अगर हम देखें यहाँ से, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास आता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये मीन पॉइंट के ऊपर है, मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट हो रही है बाय द पॉइंटर, रेड पॉइंटर, ये हमें क्या शो कर रही है, ये हमें शो कर रही है कि मीन पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, जो हमारे पास आ रहा है H पॉइंट के ऊपर, D के ऊपर, F के ऊपर, B के ऊपर जो है, जो इक्वल आ रहा है हमारे पास H स्मॉल h, F स्मॉल f, D स्मॉल d और B स्मॉल b के, ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और ये हमारे पास जो मिनिमम जो पोजीशन पॉइंट है हमारे पास, जहाँ पे जो बॉडी जो है मीन पॉइंट के ऊपर आती है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ये हमारे पास मीन पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टॉपिक की, जो हमारे पास आ रहा है वाइब्रेशन। आपका इसका जो थर्ड टॉपिक, जो सब टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक बनता है, वो हमारे पास है वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट वाइब्रेशन क्या होती है हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर वन वाइब्रेशन कब होगी, जब ये ऑसिलेटरी बॉडी, वाइब्रेटरी बॉडी अपनी कंप्लीट जो है राउंड ट्रिप जो है कंप्लीट कर ले, या कह ले कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अ कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibratory body about its mean point, about its mean point, this is called one vibration। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वन वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, दोबारा फिर अपने मीन पॉइंट पे आती है यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल बनता है, एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन बनती है। और ये हमारे पास एक मीन पॉइंट से दूसरे मीन पॉइंट पे और एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, वो एक वाइब्रेशन के इक्वल होता है। तो हम अल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी एट इट्स वन एक्सट्रीम पोजिशन बैक टू इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, और यू कैन से दैट one vibration from its one mean position to its mean position और extreme position to extreme position जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन वाइब्रेशन के इक्वल होता है। अगली बात आती है हमारे पास, अगला जो टॉपिक है इसका सब टॉपिक, वो है थर्ड टॉपिक टाइम पीरियड का, which is the time period of vibrating body। Okay student, what is time period of vibratory body? In vibratory motion, time period equal to the time required to complete one vibration of vibratory body, time required of a vibratory body
टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड के। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। जी स्टूडेंट्स, किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी को एक जो है कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसे हम सेकंड के अंदर लेते हैं। तो ये था हमारे पास जो इसका थर्ड सब टॉपिक। अगला हमारे पास सब जो टॉपिक है इसका वो है फोर्थ, जो कि है फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअली हमारे पास रेसिप्रोकल होती है टाइम का, जबकि फ्रीक्वेंसी का हम ये डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटरी बॉडी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड हमारे पास, वो भी क्या कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस तरह जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो हुआ हमारे पास वो हर्ट्ज होता है या साइकिल पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो यूनिट जो है हम यूजुअली यूज करते हैं, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, ये दोनों यूनिट्स जो है हम फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगली हमारे पास सब टॉपिक जो है इसका वो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम वाइब्रेशन की बात करें तो हम यहाँ पर नाम लेंगे इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। आखिरी सब टॉपिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है जो रिजेंबल करती है सर्कुलेटरी मोशन के साथ, उसके अंदर हमारे पास जो है किसी भी बॉडी को जो है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है कंप्लीट करने के अंदर, एक यानी हाउ मैनी राउंड ट्रिप कंप्लीट इन 1 सेकेंड हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, या किसी भी बॉडी को जो टाइम पीरियड रिक्वायर होता है हमारे पास। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में एक्चुअली ये करैक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर, यानी कोई भी बॉडी जो है सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके लिहाज से हमारे पास कोई भी बॉडी जो है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है 1 सेकेंड के अंदर, हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा इक्वल 2π/t, जबकि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2π × 1/t, जबकि 1/t स्टूडेंट्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है 2πf। f हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है, जबकि ये हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह जो है हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, जबकि बॉडी जो है लीनियरली जो है वाइब्रेट करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की थी f थी, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है। जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रिजेंबल करती है किसी भी बॉडी की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और वो सर्कुलेट कर रहा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है 2π हमारे पास कंप्लीट राउंड ट्रिप कहलाता है। 2π इस पॉइंट से स्टार्ट है इस पॉइंट तक हमारे पास 2π के इक्वल होता है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल हमारे पास 2π होता है। इस तरह उसका सर्कमफेरेंस होता है जो, तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2π/t, इसको लिख लेंगे 2π × 1/t। 1/t हमारे पास होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी।